सोचिए, भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल जाए। एक ऐसा कानून आ रहा है जो न सिर्फ संसद में सैकड़ों सीटें बढ़ा सकता है, बल्कि देश के पावर बैलेंस को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। एक नया नॉर्थ वर्सेस साउथ का राजनीतिक समीकरण बना सकता है। आज हम इसी बड़े बदलाव की परतें खोल रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या सिर्फ एक कानून, एक संवैधानिक संशोधन हमारे लोकतंत्र की पूरी शक्ल बदल सकता है? सुनने में बड़ा लगता है ना? चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो देखिए, बात यह है कि सरकार संसद में 300 से भी ज्यादा सीटें जोड़ने का एक प्रस्ताव ला रही है। अब आप सोचेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है इन सीटों के बंटवारे के तरीके में। और यही वो चीज है जो एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की वजह बन रही है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है परिसीमन। यकीन मानिए, इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। तो ये परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहते हैं, है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये वो प्रोसेस है जिससे तय होता है कि कौन सा मोहल्ला, कौन सा शहर किस संसदीय क्षेत्र में आएगा। और हमारे संविधान के हिसाब से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हर एक नागरिक के वोट की वैल्यू, उसकी ताकत बराबर हो। मतलब इसका आइडिया बहुत सीधा और सिंपल है। लक्ष्य ये है कि देश का हर एमपी, हर सांसद लगभग एक बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। तभी तो वो वन वोट वन वैल्यू वाली बात बनी रहेगी, है ना? यही तो हमारे लोकतंत्र का आधार है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ये पूरी प्रक्रिया पिछले 50 साल से, जी हाँ, 50 साल से रुकी हुई है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पर 25 साल के लिए रोक लगा दी। वजह, जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना। फिर साल आया 2002, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसी वजह से इस रोक को और 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, मतलब 2026 तक। और अब वो तारीख बिल्कुल पास आ चुकी है। ये रोक अब खत्म होने वाली है। और सोचने वाली बात यह है कि अलग-अलग पार्टियों की सरकारें होने के बावजूद दोनों के फैसले के पीछे एक ही लॉजिक था। वो नहीं चाहते थे कि जिन राज्यों ने मेहनत करके परिवार नियोजन को अपनाकर अपनी आबादी कंट्रोल की, उन्हें इसकी सजा मिले, बल्कि एक तरह से ये उनके लिए इनाम था। ठीक है, तो अब जरा नंबरों की बात करते हैं, क्योंकि असली खेल तो आंकड़ों का ही है। देखते हैं कि ये जो नया प्रस्ताव है, ये पावर के बैलेंस को, सत्ता के संतुलन को कैसे पूरी तरह से हिला सकता है। तैयार हो जाइए। प्रस्ताव यह है कि लोकसभा की सीटें 543 से सीधा बढ़कर लगभग 850 हो जाएंगी। सोचिए जरा, कितना बड़ा जंप है ये। तो आज की सिचुएशन क्या है? अगर हम अभी देखें तो जो हमारे उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य हैं, जिन्हें हिंदी हार्टलैंड भी कहते हैं, संसद में उनका प्रतिनिधित्व करीब 38% है। और वहीं दक्षिणी राज्यों का हिस्सा है लगभग 24.3%। लेकिन अगर ये नया प्रस्ताव लागू हो गया तो ये पूरा गणित ही बदल जाएगा। उत्तरी हार्टलैंड का हिस्सा बढ़कर हो जाएगा 43% और दक्षिण का प्रतिनिधित्व वो घटकर सिर्फ 20.7% पर आ जाएगा। मतलब पावर शिफ्ट साफ साफ दिख रहा है। और जब हम अलग अलग राज्यों पर इसका असर देखते हैं तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ आबादी के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से उछलकर करीब 138 हो सकती हैं। और दूसरी तरफ केरल, जिसने जनसंख्या नियंत्रण में इतना अच्छा काम किया, उसे सिर्फ 3 सीटों का फायदा होगा, मतलब 20 से बस 23। ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े बदलाव पर खामोशी तो नहीं होगी। इसका बहुत कड़ा विरोध हो रहा है और सबसे तीखी आवाजें दक्षिणी भारत से आ रही हैं। और आलोचकों का गुस्सा और डर शायद इस एक बयान में सबसे अच्छी तरह से समझ आता है। दक्षिण के नेताओं ने इसे उत्तर द्वारा दक्षिण का उपनिवेशीकरण, यानी कॉलोनाइजेशन ऑफ द साउथ बाय द नॉर्थ तक कह दिया है। इस एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। तो आखिर मुख्य आपत्तियां हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली, ये उन राज्यों को सजा देने जैसा है जिन्होंने आबादी कंट्रोल की। दूसरी, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को कमजोर करता है। और तीसरी, कि ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में, बिना किसी से ठीक से बात किए किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना लोकतंत्र के डिमोनेटाइजेशन से कर दी है।
लेकिन बात सिर्फ आलोचना की नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कुछ रास्ते भी सुझा रहे हैं। जैसे एक आइडिया ये है कि सीटों का जो मौजूदा अनुपात है, जो रेशियो है, उसी को बनाए रखा जाए। दूसरा सुझाव है कि सिर्फ आबादी को ही क्यों देखें, राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन, उनकी जीडीपी को भी तो कोई वेटेज मिलना चाहिए। और एक तीसरा बहुत दिलचस्प सुझाव है कि राज्यसभा को मजबूत किया जाए, बिल्कुल अमेरिकी सीनेट की तरह, जहां हर राज्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बराबर सीटें मिलती हैं। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर इस बिल को लाने का समय, इसका तरीका, इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है? आलोचकों का यह आरोप है कि इसके पीछे एक पूरी रणनीति काम कर रही है। स्टेप 1, इस पूरे मामले को महिला आरक्षण बिल जैसे एक पॉपुलर मुद्दे के साथ जोड़ दो। स्टेप 2, इससे विपक्ष एक मुश्किल स्थिति में आ जाएगा। और स्टेप 3, जब नया सीटों का नक्शा बने तो उसका इस्तेमाल करके उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत कर लो कि दक्षिण चुनावी नतीजों में उतना अहम रह ही न जाए। और इन सब के बीच एक बहुत ही अहम बात है जिसे जानना जरूरी है। ये जो नक्शा बदलने का काम करती है संस्था, यानी परिसीमन आयोग, उसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और उसका जो भी फैसला होता है वो फाइनल होता है। उसे देश की किसी भी अदालत में कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये एक बढ़ते हुए देश के लिए एक जरूरी अपडेट है, एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को सही मायनों में लागू करने का एक तरीका, या फिर ये एक ऐसा कदम है जो उन राज्यों को सजा देता है जिन्होंने देश की नीतियों को माना और जो हमारे देश के संघीय ढांचे को, फेडरल बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? ये वो मुद्दा है जहां लोकतंत्र के दो बहुत बुनियादी सिद्धांत आमने सामने खड़े हैं और इसका जो भी जवाब होगा वो भारत का भविष्य तय करेगा।